स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पेडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस सेशन के अंदर हम टॉपिक वाइज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की ओर रहेंगे। ठीक है। तो हर वो स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी क्यों ना हो, वो सभी इस सीरीज को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस सीरीज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। इस सेशन के अंदर हम मैटर के कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या उनके बिहेवियर पर कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। देखिए, पहले क्वेश्चन से सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको है वो क्या दिया गया है, ग्लास बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ मैटर। ग्लास जो है वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर से बिलोंग करता है। ठीक है। देखिए, अगर मैं ग्लास की बात करूँ ना, तो ग्लास को अगर आप ऊपरी तरफ से देखेंगे या फिर मैं अगर कहूँ कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, तो जो ग्लास है वो कैसा रहता है, वो हमें सॉलिड अपीयर होता है। कैसा अपीयर होता है, सॉलिड अपीयर हो सकता होता है। बट मैं कह सकती हूँ कि ये जो सॉलिड स्टेट है ये कब दिखाई देती है, जब हम उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं। ठीक है। जब भी हम ग्लास को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, सॉलिड स्टेट दिखाई देता है। ठीक है। बट क्या ग्लास के जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो भी सॉलिड्स की तरह ही रिजेंबल करता है? नहीं। दरअसल ग्लास के जो एटम्स है ना, वो जिग जैग मैनर में या रैंडम मैनर में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं, कोई फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करते। नो फिक्स्ड अरेंजमेंट और नो फिक्स्ड पैटर्न इज फॉलोड। ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि इनसाइड जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ग्लास के, वो किससे रिजेंबल करते हैं, लिक्विड स्टेट से रिजेंबल करते हैं। ठीक है। क्योंकि हम बचपन में पढ़ के आए कि लिक्विड स्टेट के पास में भी कोई फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो ग्लास है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, लिक्विड स्टेट से रिजेंबल कर रहा है। किससे रिजेंबल कर रहा है, लिक्विड स्टेट से रिजेंबल कर रहा है। तो जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस देखो कौन सा हो जाएगा, सॉलिड स्टेट तो नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि सॉलिड तो वो केवल ऊपरी तरफ से क्या होता है, विजिबल होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे विजिबल होता है। प्योरली लिक्विड भी नहीं होता, क्योंकि केवल अरेंजमेंट जो है वो एटम्स का लिक्विड से रिजेंबल करता है। बाहरी परत जो है वो उसकी कैसी दिखाई पड़ती है, सॉलिड स्टेट की जैसे ही दिखाई पड़ती है। सॉलिड बट एटमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, हाँ ये क्या हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है कि ऊपर से तो कैसा दिखाई देता है, सॉलिड स्टेट का दिखाई देता है, लेकिन अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, लिक्विड स्टेट से रिजेंबल करता है। ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मेरे पास में कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट ऑफ अ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से कौन सी दी गए ऑप्शंस में से कौन सी स्टेट जो है वो क्या कर रही है, रिजेंबल कर रही है। ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे इन दोनों ही स्टेट्स के बारे में बात करूं, तो जो प्लाज्मा स्टेट है, एक बार समझते हैं कि प्लाज्मा स्टेट बनी किससे होती है। ठीक है। जब जब गैसेस को हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के अंदर क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। और इन्हीं के कॉम्पोजिशन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि गैसेस को हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड रहते हैं। वो भी कैसे रहते हैं, सुपर एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है। तो इसमें से कौन सी स्टेट जो है वो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल से रिजेंबल करती है, ये बात तो हमें पहले ही ऑप्शन को देखकर समझ में जानी चाहिए। केवल ओनली ऑप्शन ए से क्या कर रही है, रिजेंबल कर रही है। ठीक। साथ ही साथ एक बार बीईसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, बीईसी का मतलब ही क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दोनों साइंटिस्ट ने ही क्या किया था, स्टेट को डिस्कवर किया था। और इन्हीं दोनों के नाम पर क्या दिया गया है, स्टेट का नाम दिया गया है। स्टेट को भी इन दोनों के नाम पर ही क्या कर दिया गया है, डिनोट कर दिया गया है। ठीक है।
अब अगर मैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है या जो बीईसी है वहां पर हमें लो डेंसिटी दिखने को मिलता है। वहां पे हमें कैसा दिखने को मिलता है? लो टेम्परेचर लो डेंसिटी दिखने को मिलता है। ठीक है, जो एटम्स हैं वो लेस डेंस होते हैं और उनका टेम्परेचर भी कैसा होता है? कम होता है। तो ये तो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स नहीं हो सकते। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। जो सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं वो केवल कौन हो जाएंगे? वो केवल प्लाज्मा स्टेट से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सेलेक्ट अ कोवेलेंट कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। इस सभी कंपाउंड में से आपको क्या करना है? आपको कोवेलेंट कंपाउंड को पहचानना है। ठीक है, देखिए कोवेलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स हो जाएंगे मेरे पास? एक एक करके हम इन सभी कंपाउंड्स को देख लेते हैं। अगर मैं NaCl की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये तो क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड हो गया। ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं KNO3 की बात करूं तो ये भी K प्लस प्लस NO3 माइनस के अंदर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये भी कैसा है? आयनिक नेचर का है। सिर्फ इसी तरह से अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो Ca+2 प्लस SO4 2 माइनस में ये भी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा मेरे पास में? आयनिक नेचर का हो जाएगा। तो केवल हमारे पास में कौन बच गया? CCl4 जो कि कैसा होता है मेरे पास में? नॉन पोलर कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? एक नॉन पोलर कंपाउंड की तरह काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर, जब आप क्या कर रहे हैं? प्योर वाटर को बॉइल कर रहे हैं किसी बीकर के अंदर, किसी बर्तन के अंदर, द बबल्स दैट इनिशियली राइज टू द सरफेस आर कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ। जो बबल सरफेस के ऊपर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में देखिए क्या है? एक बीकर है। ठीक है, और इसमें क्या है? पानी लिया गया है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया? हीट करना शुरू किया। मैंने इसको क्या किया? हीट करना शुरू किया। यहाँ से मैंने इसको हीट देनी शुरू की। ठीक है, तो क्या होगा? एक सर्टेन टाइम के बाद में ये जो पानी है ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा। ये जो पानी है ये क्या हो जाएगा? बॉईल होना शुरू हो जाएगा। और जब भी कोई चीज बॉईल होती है, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर कुछ बबल्स जैसे क्या होने लगते हैं? अपीयर होने लगते हैं। इस क्वेश्चन में बस आपसे यही पूछा गया है कि ये जो बबल्स हैं ये किस कंपाउंड के होंगे? क्या ये एयर के होंगे, या ये हाइड्रोजन के होंगे, या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के होंगे, या फिर ये वाटर वेपर्स होंगे? ठीक है, देखिए आइडियली अगर मैं पानी की बात करूँ तो वो H2O से क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अंदर में क्या होता है? हमारे पास में हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, जब जब आप पानी को बॉईल करते हो ना तो वो केवल क्या करता है? वो अपनी लिक्विड स्टेट से कहाँ मूव करता है? अपनी गैसियस स्टेट की ओर मूव करना शुरू करता है। ठीक है, इसे गैसियस स्टेट कह दिया जाए या फिर वाटर वेपर कह दिया जाए, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि हम पानी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम इसको वाटर वेपर भी कह सकते हैं। ठीक है, यही वाटर वेपर क्या होता है? अपने बबल्स की फॉर्म में अपीयर करना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसको हम क्या कह देंगे? कि पानी जो है अब बॉईल होना शुरू हो गया है। पानी किसकी तरह हो गया है? पानी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं कह सकती हूँ ऑप्शन डी मेरे पास में क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब जब आप पानी को बॉईल करते हो तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कभी भी ब्रेक नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पानी को क्या किया? बॉईल किया तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर में क्या हो गया? ब्रेक हो गया है। तो जो बबल्स है वो हमें हाइड्रोजन के मिलेंगे या ऑक्सीजन के मिलेंगे? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct arrangement of the following substance in decreasing order of forces of attraction between the particles। देखिए कौन कौन से पार्टिकल्स हमें दिए गए हैं? एक तो हमें मिल्क दिया गया है, एक वुड दिया गया है, और एक क्या दिया गया है? हाइड्रोजन दिया गया है। ठीक है, अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर कंपैरिजन करूं तो जो सॉलिड्स हैं हमारे पास में, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएंगे हमारे पास में? लिक्विड्स हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में कौन हो जाएगा हमारे पास में? गैस हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं। अब अगर मैं इन सभी एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मिल्क मेरे पास में कैसा हो जाएगा? एक लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा। मिल्क किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलरली वुड किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। और लास्टली हमारे पास क्या गिवन है? हाइड्रोजन गिवन है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन हमारे पास में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन हमारे पास में गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर
रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इन सबकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर करना हो तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में हो जाएगा? अगर मैं इन सबके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा सॉलिड्स, फॉलोड बाय लिक्विड और फॉलोड बाय गैस। सॉलिड का एग्जाम्पल कौन है? वुड। लिक्विड का एग्जाम्पल कौन है? मिल्क। और गैस का एग्जाम्पल कौन है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यही ऑर्डर फॉलो होने वाला है, यही ऑर्डर क्या हो जाएगा? फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अभी के लिए मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन किससे रिजेंबल कर रहा है? जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए से रिजेंबल कर रहा है। किससे रिजेंबल कर रहा है? ऑप्शन ए से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट दी गई, ठीक है। द प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स। अभी अभी हम देख कर आए थे किसका मिलकर बना होता है? आयंस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होते हैं? हाईली एनर्जेटिक और हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन स्टार्स ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। यहाँ पर ना देखो, आधी स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। प्लाज्मा जो है वो हमें स्टार्स के अंदर देखने को तो मिलता है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर की वजह से देखने को मिलता है, ना कि हाई प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से देखने को मिलता है? हाई टेम्परेचर की वजह से देखने को मिलता है, ना कि हाई प्रेशर की वजह से। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? बी स्टेटमेंट हो जाएगी। बी ऑप्शन ही मेरा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट इज यूज्ड इन नियॉन साइन बल्ब। बिल्कुल ठीक बात है, प्लाज्मा जो है वो नियॉन साइन बल्ब्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सन या स्टार्स जो है वो किसकी वजह से शाइन करते हैं? वो प्लाज्मा की वजह से ही शाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है? गैसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली हाई टेम्परेचर के ऊपर अपने आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डिसोशिएट होती हैं, और यही आयंस और इलेक्ट्रॉन्स क्या बना लेते हैं? प्लाज्मा स्टेट को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन। हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर देखा जाता है, ठीक है। देखिए, किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस को ना मैं दो ही पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करती हूँ, या तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए या फिर उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के लिए, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकती हूँ, जिसको मैं आईएमएफ से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर देखा जाता है? सॉलिड्स के अंदर देखा जाता है। किसके अंदर देखा जाता है? सॉलिड्स के अंदर देखा जाता है, क्योंकि उसके एटम्स जो है वो बेहद पास पास अलाइंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, और आखिर में कौन हो जाएंगे? गैसेस हो जाएंगे, ठीक है। लास्टली हमारे पास कौन हो जाता है? गैसेस हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करूं, दो एटम्स के बीच में कितना स्पेस प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? वो गैसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर कौन हो जाएगा? फिर हमारे पास में लिक्विड्स हो जाएंगे, और लास्टली हमारे पास देखिए कौन हो जाएगा? सॉलिड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा गया है, किसके अंदर मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाने वाला है, ठीक है। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ? सॉलिड्स, फॉलोड बाय लिक्विड्स, और आखिर में किसके पास हो जाएगा? गैसेस के पास हो जाएगा। लास्टली कौन हो जाएंगे? गैसेस हो जाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? गैसेस के अंदर देखने मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट? कब सॉलिड स्टेट जो है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक इंटर कन्वर्जन चार्ट बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या था? जब सॉलिड जो है वो बिना लिक्विड के कन्वर्ट हुए डायरेक्टली किस में चेंज हो रहे हैं? गैसियस स्टेट में चेंज हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। इसे क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। हम लोग घर के अंदर जो कपूर यूज करते हैं पूजा के लिए, है ना, कैम्फर जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं,
कैम्फर को अगर आपने कभी नोटिस किया हो, या सिमिलरली एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे अभी विंटर्स है तो विंटर्स के जितने भी वूलन क्लोथ्स होते हैं उसके साथ में छोटे छोटे बॉल्स का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम अपने विंटर क्लोथ्स को मॉथ से, फंगस से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो हम जब क्या करते हैं, हम नैपथलीन बॉल्स को या कैम्फर को ओपन स्पेसिस के अंदर रखते हैं, और ये दोनों ही कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैसेस में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, गैसेस में चेंज हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही। आपको कोई एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम होता है, और इसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है। आपसे इसी टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, जब जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो रहे हैं, डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चेंज हो रहे हैं, बिना किसी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुए, तो हम क्या कह देंगे, इसको सब्लिमेशन कह देंगे, ठीक है। सिमिलरली इसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, जब जब क्या हो रहा है, जब जब हमारे पास में गैसेस जो है वो किसमें चेंज हो रहे हैं, सॉलिड्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। किसमें चेंज हो रहे हैं, सॉलिड्स के अंदर चेंज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, डिपोजिशन कह देंगे। उसे क्या कह दिया जाएगा, डिपोजिशन कह दिया जाएगा। यहीं पे जब हम सॉलिड्स को क्या करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं, तो वो पहले लिक्विड्स में चेंज होते हैं, और लिक्विड्स को जब फर्दर हीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो वेपर्स में चेंज होना शुरू करते हैं, और इसी लिक्विड से वेपर के कन्वर्जन को इवेपोरेशन कहा जाता है, ठीक है। इसी लिक्विड से वेपर के कन्वर्जन को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे ये लिक्विड क्या होने लगता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बॉइलिंग कहा जाता है। इसे क्या कह दिया जाता है, बॉइलिंग कह दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। जितनी भी स्टेट्स हैं उसको आपस में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और दो ही फैक्टर्स जो है वो इंटर कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। जितने भी हम इंटर कन्वर्जन्स पढ़ते हैं उसके लिए केवल दो ही फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्या हो जाएगा, पहला तो हमारे पास में टेम्परेचर हो जाएगा, और जो दूसरा फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब जब हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब जब प्रेशर को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो जो गैसेस हैं वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में, ठीक है। सिमिलरली जब आप प्रेशर को क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, तो सॉलिड्स किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड्स में, और लिक्विड्स किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में, ठीक है। टेम्परेचर के साथ में भी हमें कुछ ऐसा ही फैक्टर देखने को मिलता है। जब जब आप क्या करते हो, टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉलिड किस में जा रहे हैं, लिक्विड में, और लिक्विड किस में जा रहे हैं, गैस में। और जब जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो गैसेस लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो सॉलिड्स के अंदर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। केवल यही दो फैक्टर्स जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक किसी भी इंटर कन्वर्जन के लिए केवल यही दो फैक्टर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास में टेम्परेचर, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। देखिए मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर में ना एक बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। हालांकि दोनों के अंदर में ही हमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। लेकिन जब ये एलिमेंट्स जो है वो केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब ये एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं और एक केमिकल कॉम्पोजिशन फॉर्म कर लेते हैं, तो हम इसे क्या कह देंगे, कंपाउंड कह देंगे। इसे क्या कह दिया जाएगा, कंपाउंड कह दिया जाएगा। लेकिन यहीं पे जब हम इन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, बिना किसी केमिकल्स की मदद से, बिना किसी केमिकल प्रोसेस की मदद से मिक्स करते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मिक्सचर के लिए ना मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ। जब आपने क्या किया, सॉलिड सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल आपने सॉल्ट और शुगर को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। आपने सॉल्ट और शुगर को क्या किया है, मिक्स किया है। तो अब उस जार के अंदर जो है वो सॉल्ट के भी पार्टिकल्स है और शुगर के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस हमें क्या कह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर। देखिए जो कंपाउंड्स होते हैं ना उसको केवल आप क्या कर सकते हैं,
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस या फिर केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसमें से मिक्सचर की प्रॉपर्टी को पहचानना है। ठीक है, हमें क्या करना है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी को पहचानना है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इट हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। बात क्या है, एकदम सही है। ये कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। जो कंपाउंड्स हैं, जब जब आप फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, H2 को और ऑक्सीजन को क्या किया, मिक्स किया। ठीक है, केमिकली मिक्स किया, तो यहाँ पे वाटर का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, आइडियली ये दोनों तो क्या थे, गैसेस थे, लेकिन इसका नेचर कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो एंटायरली क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ये भी मिक्सचर की प्रॉपर्टी से रिजेंबल नहीं करता। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, ये कब फॉर्म होते हैं, जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इट हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ये क्या है, करेक्ट डेफिनेशन है किसी भी मिक्सचर की। ये क्या हो जाएगी, करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी किसी मिक्सचर की जिसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर की बात करती हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर की बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो है वेरिएबल कॉम्पोजिशन रहने वाला है। ये जो मिक्सचर है, ये सॉल्ट की भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा और शुगर की भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने वाला है। ठीक है, तो यही मेरे पास में क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, next question. The chemical formula of a molecular compound is determined by the डैश ऑफ ईच एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड का अगर मुझे केमिकल फॉर्मूला को क्या करना होता है, डिटरमिन करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी वैलेंसी के ऊपर मैं बात करती हूँ। ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाता है। ठीक है, जब जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज होते हैं, तो ये कटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो ये अनायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारे पास में कोई केमिकल फॉर्मूला या कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, आई होप ये तो काफी ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस ही हो जाएगा। मोलर मास से कोई भी लेना देना नहीं है, मास भी क्या रहता है, आइडेंटिकल ही रहता है। और एवोगैड्रो कांस्टेंट की तो वैल्यू हमेशा ही क्या रहने वाली है, वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उससे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट आर कंबाइंड विद 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड्स N2O3। ठीक है, अब देखिए, इसको समझने के लिए ना एक बार हमें सभी ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। पहले बात तो ये क्वेश्चन के अंदर में क्या कह रहा है, ये दो कंपाउंड्स की बात कर रहा है। पहला कंपाउंड है हमारे पास में N2O3 और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास में NO। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, लेट्स से उसको मैंने O1 से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको मैंने O2 से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसने क्या कहा है, O1 और O2 का रेशियो 3:1 गिवन है। O1 और O2 का रेशियो आपको कितना दिया गया है, 3:1 दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक बार ऑप्शंस की। ऑप्शंस हमारे पास में क्या क्या गिवन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो सीरीज है, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लॉज गिवन है और आपको बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है। ठीक है, देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो क्या रहने वाला है, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर रहने वाला है। तो ये तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो केवल एक एलिमेंट या एक कंपाउंड की बात कर रहा है। ठीक है, जब वेरियस कंपाउंड को कंपेयर करना हो, तो हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे दो डिफरेंट कंपाउंड्स के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कंबाइन करवाया गया है और फिर उसकी रेशियो के बारे में पूछा गया है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, ये ल्यूसैक्स लॉ क्या कहता है, जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ये किसी भी गैसियस के लिए क्या रहता है, किसी भी गैसियस कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, फॉर द टू स्टेटमेंट्स गिवन एनालाइज एंड आंसर। आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है और फिर इसके बारे में आंसर करना है। ठीक है, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वेयरएज लिक्विड्स डू नॉट। बात तो ठीक है, सॉलिड्स के पास में जो है वो शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, क्योंकि जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन पर क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड शेप रखते हैं और एक फिक्स्ड वॉल्यूम रखते हैं।
ठीक है। एटम्स आर ऑलवेज इन थर्मल मोशन एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है। देखिए एटम्स जो थर्मल मोशन में होते हैं ना वो लिक्विड्स के लिए होते हैं, ना कि सॉलिड्स के लिए होते हैं। ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, और ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन जो मॉड्यूलस होता है ना, शेयर मॉड्यूलस, मतलब जो फिक्स्ड मॉड्यूलस या फिक्स्ड शेप होता है, वो किस वजह से होता है, वो एटम्स के नॉन मोशन की वजह से होता है। ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ, देखिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन टू भी करेक्ट है। और हाँ, जो ऑप्शन ए और टू है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, देखिए अगर आप पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन ए भी ठीक लग रहा है, बी भी ठीक लग रहा है, लेकिन आपको इसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, आपको चार कंपाउंड्स दिए हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है। देखिए ए जो है वो किसकी बात कर रहा है, ए के अंदर ये किसकी बात कर रहा है, आपको डिफरेंट डिफरेंट गैसेस दिए गए हैं। ए आपको कह रहा है, आपको एक मीथेन गैस दिया है, बी के अंदर इसने आपको N2 गैस दिया है, सी के अंदर H2 गैस दिया है, और डी के अंदर CO2 गैस दिया गया है। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, हर एक कंटेनर के अंदर 10 ग्राम गैस प्रेजेंट है। ठीक है। कितनी गैस प्रेजेंट है, 10 ग्राम गैस प्रेजेंट है। ठीक है। अब इन सबके मास तो सेम है, लेकिन क्या इनके मोलर मास सेम होंगे, नहीं। इन सबके मोलर मास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अगर मुझे इन सबके मोल्स को कंपेयर करना है तो मैं क्या कर दूंगी, इनके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है। अगर मैं CH4 की बात करूं तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12+4 × 1, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 16 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आप नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का मास होता है हमारे पास में 14, और यहाँ पे दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर H2 प्रेजेंट है, H2 का मास कितना हो जाएगा, 1 × 2, तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम्स के बराबर हो जाएगा। लास्टली हमारे पास में CO2 प्रेजेंट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है। हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिवली इन सभी के मोलर मास से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में इन सब के क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करना है। ठीक है। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा मोल्स किसके ज्यादा हो जाएंगे, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ऑप्शन सी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, मतलब 2 है। तो यहाँ पर इसके जो मोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा हो जाएंगे। और मोल्स अगर सबसे ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इन द रिएक्शन आपको क्या कह रहा है, H2 और O2 जो है वो कंबाइन कर रही हैं। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर रही हैं। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के मास रेशियोज को कंपेयर करना है। ठीक है। एक हाइड्रोजन मतलब 2 × 1 ग्राम्स, और यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन गिवन है, 2 मोल्स गिवन है हाइड्रोजन के, उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली O2 की अगर मैं बात करूँ तो एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है तो उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:32 आ जाएगा। जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4:32 के इक्वल आ रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज, देखिए इथेन का जो है वो आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। ठीक है। टेम्परेचर आपको कितना दिया गया है, टेम्परेचर आपको -88 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और आपको क्या करना है, इसी टेम्परेचर को केल्विन्स में निकालना है। ठीक है। देखिए केल्विन में जब जब आपको टेम्परेचर निकालना होगा ना डिग्री सेंटीग्रेड से तो आप क्या करेंगे, इसमें 273 को ऐड कर देंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन्स में चेंज हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 185 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मैं कह सकती हूँ क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। देखिए साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली होता क्या है, जब जब हम क्या करते हैं, हम एक डेसिमल डिजिट को रखते हैं और बाकी सब वैल्यूज को पार में शिफ्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। अब एक एक करके सभी ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं।
यहाँ पे देखिए डेसिमल से पहले केवल एक ही डिजिट प्रेजेंट है और बाकी सब वैल्यूज क्या है 10 raised to the power की फॉर्म में एक्सप्लेन की गई हैं, तो ये भी क्या है एक साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। सिमिलरली अगर आप बी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी डेसिमल से पहले एक ही डिजिट प्रेजेंट है और यहाँ पर भी क्या है बाकी सब चीजें पार में रिजेंबल कर रही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन होने वाला नहीं है। मोर देन वन ऑफ द अबव, तो करेक्ट ऑप्शन या मैं कह सकती हूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the temperature at which the water vapor begins to change into water droplets? वापस से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वाटर वेपर जो है या फिर मैं कह सकती हूँ जो गैशियस स्टेट है वो किस में चेंज हो रहा है, वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कंडेंसेशन कहा जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाएगा, कंडेंसेशन कह दिया जाएगा। दरअसल होता क्या है, जब जब वाटर वेपर्स किसी सॉलिड से टकराते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो ड्यू ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाएगा, ड्यू पॉइंट कहा जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कह देंगे, ड्यू पॉइंट कह देंगे, जहां पर लिक्विड्स जो यहाँ पे आपको लिक्विड ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे गैशियस फेज के कंपैरिजन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द डैश ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। जब जब आपने क्या करना है, किसी भी एलिमेंट की कंप्लीटली फिल्ड शेल को बताना है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर इसको दूसरी तरीके से भी समझते हैं, जब जब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ, जब जब मैं क्या करती हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ, तो वो क्या बताता है, वैलेंसी बताता है। ठीक है। वैलेंसी मतलब किसी कटायन के ऊपर में कितना चार्ज प्रेजेंट है या किसी अनायन के ऊपर में कितना चार्ज प्रेजेंट है, और इसी कटायन और अनायन के कॉम्बिनेशन से हमें क्या देखने को मिलता है, रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। या तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्रेशर के चेंज करने से हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, ना ही डेंसिटी के कंपैरिजन से और ना ही वेट के कंपैरिजन से। तो इकलौता फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लूज पर डिपेंड करता है वो कौन सा हो जाएगा, वो रिएक्टिविटी को दर्शा रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड इज ट्रू। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सही दी गई है। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स है वो किससे मिलकर बने हैं, वो आयन से मिलकर बने हैं। ठीक है। एक क्या होगा मेरे पास में पॉजिटिवली चार्ज कटायन होगा और दूसरा क्या होगा नेगेटिवली चार्ज आयन होगा। इन दोनों के कंपैरिजन से मेरे को क्या मिल रहा है, आयनिक कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज इन्वॉल्व है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहने वाला है, बेहद ज्यादा रहने वाला है। ठीक है। इसी बेहद ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है, काफी हाई रहता है। तो पहला ऑप्शन तो एकदम क्या है, करेक्ट गिवन है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। नो डाउट आयनिक कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं, बल्कि अपनी मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट के अंदर। दरअसल होता क्या है, जब जब मोल्टन या एक्वस स्टेट प्रेजेंट होते हैं तो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं और ये आयंस या इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर ना तो कोई आयंस प्रेजेंट होते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारे पास ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड नेवर ब्रेक इजीली। हमें ये तो क्या हमारे पास में क्या हो गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई है। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, आयनिक कंपाउंड्स फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स तो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्या कह रहा है, आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स। नो डाउट आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, लेकिन क्योंकि ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। और केरोसिन और पेट्रोल जो है वो कोई भी पोलर सॉल्वेंट को दर्शा नहीं रहा है, तो ये इसके अंदर में तो बिल्कुल भी डिसॉल्व होने वाले नहीं है। तो इकलौता ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आयनिक कंपाउंड्स के लिए वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है।
आई होप आपको ये सेशन काफी यूजफुल लगा होगा और आपके एग्जाम्स के अंदर ये काफी मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आगे आने वाले ऐसे सभी सेशंस को देखना ना भूलें इसी चैनल के ऊपर, फिजिक्स वेदा। आप चाहें तो चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ में, एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।